हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको 12वीं क्लास की राजनीतिक विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें पहली पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उस पहली पुस्तक में पहला जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो के माध्यम से कुछ पढ़ने का प्रयास किया है और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, एनसीईआरटी का बुक हो या अन्य कोई और बुक जैसे सपोर्ट का बुक हो, उस क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे, ओनली 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को। और उसके बाद अगले वीडियो में हम 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम टोटल इसमें 9 पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, उसमें से हम लोगों ने 6 पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोगों को 3 सब टॉपिक के बारे में चर्चा करना है, जिसमें से गुट निरपेक्षता का उद्भव एक पहला है, दूसरा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ये, और तीसरा भारत और शीत युद्ध के बारे में संबंध कैसा रहा इसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ जब यह आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताएंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे नोट्स में, यानी जो हमने आपको पढ़ाया इसमें आपको उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिल रहा है और कैसे सॉल्व करना चाहिए। और अगले वीडियो में आपको हम बाकी जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है गुट निरपेक्षता का उद्भव। दोस्त, आप लोगों को पहले बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताने का प्रयास किया था कि गुट निरपेक्षता का उद्भव कैसे हुआ था, गुट निरपेक्षता था क्या। हमने उसमें बताया था कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये था कि 2 गुट पहले से थे, एक अमेरिका का गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। और इस गुट में जो देश नए नए आज़ाद हुए थे और वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर के काफ़ी गंभीर थे और वह इन दोनों गुटों में शामिल होना नहीं चाहते थे, उन्हीं देशों ने मिल करके एक नए संगठन का निर्माण किया था, जिसको ही हम लोग गुट निरपेक्षता कहते हैं। यानी वो स्वतंत्र देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे और जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, उन्हीं लोगों ने जो एक नया संगठन बनाया था उसी को हम लोग गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्षता का आंदोलन या उद्भव कहेंगे। अब इनकी शुरुआत और नींव मुख्य रूप से शुरू में 3 लोगों ने रखी थी, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसका उद्भव हुआ। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखित जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, कैसे चीज़ों का उद्भव हुआ है, कोई भी कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद उसी को मैं लिख देता हूँ और उस लिख को आपको पढ़ करके समझाने का प्रयास करता हूँ। और फिर एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमेशा किसी भी चीज़ को आप रटिएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें उद्भव के बारे में। कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जड़ की नींव 1956 ईस्वी में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 3 लोग थे। पहला कौन था व्यक्ति, एक 1956 में इसकी नींव रखी, याद रखिएगा। कोई पूछा था गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव कब रखी गई थी, 1956 में। 3 लोग इसमें शुरू में थे। एक व्यक्ति यूगोस्लाविया के थे, जो ये यूगोस्लाविया यूरोप में पड़ता है, जिसका नाम था जोसेफ ब्राज टिटो। एक भारत जो एशिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यानी 3 जगह के लोग थे, एक यूरोप के, एक अफ्रीका के और एक एशिया के।
गमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर रखी। यानी तीनों लोगों ने मिलकर के इसके बारे में सोचने का प्रयास किया। एक यूगोस्लाविया, दूसरा भारत और तीसरा मिस्र के, जिसे इंडोनेशिया के सुकोर्णो और घाना के वाम एंड क्रुमो ने अपना समर्थन दिया। अब देखिए, तीन लोगों ने इस नींव को रखने का प्रयास किया। किस नींव को? आंदोलन को, यानी गुटनिरपेक्ष को। तीनों ये नए नए आजाद हुए थे और इन्हें समर्थन, यानी बाहर से समर्थन किसने किया? तो इंडोनेशिया के सुकोर्णो और घाना के वाम एंड कुमरो ने समर्थन दिया। तो अब देखिए, सवाल यहाँ से तीन बन गए। पहला सवाल कि गुटनिरपेक्ष की नींव कब रखी गई थी? 1956 में। शुरू में कितने देशों ने इसमें एक साथ मिलकर काम किया? 3 देशों ने। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। और किसने इसका समर्थन दिया था? इंडोनेशिया और घाना। इन दोनों ने, घाना पड़ता है अफ्रीका में, इन दोनों ने आपको समर्थन दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगला पॉइंट, इस प्रकार इन 5 देशों ने मिलकर 1956 में इसकी स्थापना की। हो गया, कुछ लोग मिल गए, 5 लोग, और इन 5 ने 1956 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हो गई तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, पहले तो स्थापना हो गया, फिर सम्मेलन भी होगा कहीं ना कहीं। पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव के लिए बनता है, और यही नहीं, यहाँ से लेकर के आगे भविष्य में कभी भी अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भी देते हैं, जिसे आगे चल करके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछाता है। तो पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब रखी गई थी और सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। क्लियर? इसमें कुल 25 देशों ने हिस्सा लिया। स्थापना तो किया 5 लोगों ने, लेकिन हिस्सा बाहर से लेने वालों में संख्या कितनी थी? 25 देशों ने लिया। लेकिन वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन, देखिए मैं वहां से करके बीच में याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे ला दिया। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ। कहाँ हुआ था जी? वेनेजुएला में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला। वहाँ पर हुआ, जिसमें कुल 120 देशों ने भाग लिया। अब देखिए, कितनी एक बड़ी खुशी की बात है कि जिसकी स्थापना 5 लोगों ने मिलकर के की थी, 2016 तक आते आते इसमें 120 देश शामिल हो गए। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को देखा जा सकता है कि कितना इसका महत्व है कि शुरुआत तो 5 लोगों ने किया और आज इसमें कितने 120 लोग शामिल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 56 में इसकी नींव रखी गई, 61 में आपका बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देशों ने शामिल हुआ। अब उसके बाद में सीधा आ गया कि 17वां सम्मेलन जो था 2016 में हुआ, जो वेनेजुएला में हुआ था, जिसमें 120 लोगों ने शामिल हुआ। इसकी सफलता की पहचान थी। अब इसमें लास्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, एक जो करंट अफेयर में कई बार पूछ देता है करंट क्वेश्चंस में, कि 18वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन अजरबैजान, ये भी पड़ता है एशिया में, अजरबैजान में 2019 में हुआ। अजरबैजान में कहाँ हुआ था? 2019 में अजरबैजान में हुआ था, जो आपको एशिया में पड़ता है यह देश। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बढ़ता गया, इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई। निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये अपना महत्व काम करता रहा, सबको लेकर के चलता रहा, वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ता रहा और इसके साथ लोग और जुड़ते रहे। इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती गई और साथ ही सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ती गई। हालांकि आज इसकी प्रासंगिकता को लेकर कई सवाल उठते हैं। देखिए, लगातार बढ़ता तो चला ही गया, लेकिन आज के डेट में लोग कहते हैं कि क्या वास्तव में गुटनिरपेक्षता का कोई महत्व रह गया है? तो निश्चित तौर पर महत्व है, भले ही उस पर कितना भी सवाल क्यों न उठाया जाए। कई बार लोग कहते हैं कि ये गुटनिरपेक्षता पृथकवाद था, या ये क्या था, अलगाववाद की नीति थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, आप समझिए, गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं था। क्वेश्चन पूछा था क्या यह पृथकतावाद था या अलगाववाद था, तो आप बताइएगा कि गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं था, नहीं होता, क्योंकि पृथकतावाद का मतलब होता है कि अपने आप को पूरी दुनिया से अलग थलग रखना। यानी अगर गुटनिरपेक्ष पृथकतावाद की नीति पर अगर चलता, पृथक होता, अलग होता, तो सारी दुनिया से अलग रहता, लेकिन ये अलग तो हुआ नहीं, सबके साथ ही रहा, लेकिन अपने विचारधारा के स्तर पे अलग रहा। जबकि इस आंदोलन के सदस्य देशों ने ऐसा नहीं किया। वही दूसरी तरफ गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता भी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि तटस्थ की भूमिका में था, ना किसी तरफ शामिल भी नहीं था। तो और किसी तरफ शामिल नहीं होता, तो आप बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कोरिया में जो संकट उत्पन्न हुआ था, वहां क्यों जाते?
क्योंकि ये तो किसी गुट के सम्मेलन नहीं थे, ना ही ये आपको सोवियत संघ के थे और ना ही अमेरिका के साथ थे। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में जब वहाँ संघर्ष हुआ तो जा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे मध्यस्थता की थी। तो इस प्रकार ये वहाँ पर तटस्थता की भी नीति का फॉलो नहीं करता है। तो जो ये हम लोग जो कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष पृथकतावाद और तटस्थ की नीति पे चलता है, ये बिल्कुल सत्य नहीं था, ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता भी नहीं होता, क्योंकि तटस्थता का आशय होता है किसी के झगड़े में शामिल न होकर बिल्कुल दूरी बनाकर रहना, जबकि इस आंदोलन ने ऐसा भी नहीं किया। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना ही पृथकतावाद की नीति पर चलता है और ना ही तटस्थता की नीति पर, बल्कि यह एक स्वतंत्र नीति पर चलता है। यही वजह है कि आज इसकी महत्व बनी हुई है और बढ़ती है। दोनों में से किसी पर नहीं होता। देखिए यहाँ पर ना बाबू एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का या 6 नंबर का भी, कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद और तटस्थता की नीति पे चलता है, तो स्पष्ट कीजिए। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को 2-3 पैराग्राफ है, इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा और दोनों को लॉजिकली आप तर्क दीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं ना तो तर्क देते हैं, उसमें जब पूछता है तो तर्क देकर के समझाते हैं कि ये ना ही पृथकतावाद था और ना ही तटस्थतावाद था, ये दोनों से बिल्कुल अलग था और ये दोनों में अपना सहयोग भी दे रहा था। और यही वजह था कि आज इसकी महत्व लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपको मेरे ख्याल से ये पहला चीज समझ में आई होगी कि गुटनिरपेक्ष का उदय कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ और क्या ये पृथकतावाद या तटस्थता की नीति को फॉलो करता था या नहीं करता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ। तो देखिए भारत को क्या लाभ हुआ, पहला देखिए पहला पॉइंट, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या क्या लाभ हुआ। निम्न लाभ हुआ। पहला, भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लेने में सफल रहा। अब देखिए पहला एक फायदा ये हुआ कि कोई भी अपना जो फैसला था ना इंटरनेशनल, वो अपना स्वतंत्र रूप से ले सकता था। अगर मान लीजिए कि किसी न किसी गुट में शामिल हो जाता तो या तो अमेरिका में या सोवियत संघ में, और जब दोनों में से शामिल होता तो आप बताइए कि क्या वहां पर कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्र फैसला लेने में सक्षम था अमेरिका के आगे या सोवियत संघ के आगे? नहीं ना, तो बिल्कुल नहीं। तो वहां पर भारत भी अपना कोई भी फैसला नहीं ले पाता। ऐसे में जब वो अलग रहा तो अपना फैसला लेने में सफल रहा। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले पाया। अपना हित मतलब अपना वो सुविधा देखता था कि हमें कौन सी चीज़ों से फायदा है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके फैसला लिया। अगर वहाँ रहता तो ऐसे ध्यान में रखने का उसके पास कोई अधिकार नहीं मिलता और ना ही उसे फैसला लेने का अधिकार होता। ऐसे में भारत फंस जाता किसी न किसी गुट में, तो नहीं शामिल हुआ। तो इसके ये दो फायदे। तीसरा फायदा था, भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि वह किसी भी महाशक्ति में कभी भी शामिल हो सकता था। देखिए इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत फायदा हुआ किसी गुट में शामिल नहीं होने का। अब देखिए इसके वजह से अमेरिका भी कभी भारत पर दबाव नहीं बनाया और अमेरिका की हमेशा ये बात रहती थी कि भारत हमारे साथ शामिल हो जाए, तो भारत से और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी रही। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी चाहता था कि भारत हमारे साथ शामिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वो भी दबाव कोई नहीं बनाया, तो उसके भी भारत और सोवियत संघ का संबंध बना रहा और दोनों के साथ अच्छा संबंध रहा। वैसे शक्ति में अब दोनों के साथ भारत का संबंध बेहतर था। अगर कुछ भी अमेरिका भारत के साथ करता तो भारत किधर की तरफ बढ़ जाता, सोवियत संघ की तरफ। हालांकि इसका थोड़ा सा अंश आपको 1971 में, आगे हम बताएंगे, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दिखता है, जहां पे सोवियत संघ भारत का मदद करता है। ठीक, तो ले लेता है मदद वहां पे भारत। तो यही वहां पे एक लाभ हुआ कि किसी भी शक्ति में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन किसी का समर्थन हमेशा अपने साथ रखा। एक तीसरा पॉइंट था। चौथा इसमें था कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर दोबारा गुलाम होने से बच गया। अब देखिए अगर नहीं अपनाता भारत तो क्या होता, कहीं ना कहीं अमेरिका या सोवियत संघ के साथ हो जाता। अगर पहले ही मैंने कहा कि अगर इन दोनों में से किसी के साथ जाता तो या तो पूंजीवाद का या समाजवाद का क्या होता, मानता विचारधारा को, और ऐसे में उन दोनों विचारधाराओं में से किसी का गुलाम बन जाता। तो एक तरफ भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता का निर्माण करके अपने आप को गुलाम होने से बचा लिया, साथ ही साथ उन 9 स्वतंत्र देशों को भी
गुलाम होने से बचाने में सफल रहा, जो नया नया आज़ाद हुए थे और वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर के गुट निरपेक्षता को फॉलो किए। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से करिएगा। और ये चारों पॉइंट से भारत को लाभ हुआ गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार की जाती है। इसमें आलोचना भी होती है कि भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, भारत की विदेश नीति तो गुट निरपेक्षता ही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो ये कहाँ तक सफल थी, इसकी आलोचना करते हैं। देखिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिया हूँ, इसको आप डिस्कस कर लीजिए, मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। सिद्धांत विहीन, कोई कहता है कि ये गुट निरपेक्षता में ना कोई सिद्धांत नहीं था, ये सिद्धांत विहीन था, इसका कोई अपना वो नहीं था, सिद्धांत नहीं था, कोई अपना बिल्कुल एक फिक्स संविधान नहीं था, ये जिसकी मर्जी कभी इधर कभी उधर था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय हितों को साधना, ये लोग बताते हैं कि ये राष्ट्रीय हितों को साधता था अपना, यानी अपने हित को साध करके किसी में भी जाकर शामिल होने की बात कर सकता था, इसलिए इसकी आलोचना की गई। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचना, कि अब यह अंतर्राष्ट्रीय फैसला कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है, इसी स्थिति में इसकी आलोचना की जाती है। चौथा, भारत के व्यापारिक में स्थिरता नहीं, व्यवहार में स्थिरता नहीं। लोग कहते हैं भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं, इसकी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, वही 1971 वाला, 71-72 में जब भारत ने क्या किया था, सोवियत संघ से सहायता ली थी भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में, तो इसकी एक आलोचना की जाती है। और पांचवा पॉइंट जो है, भारत यूएसएसआर का अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य था, ये एक आलोचना की जाती है कि भारत को कहा था कि भारत किसी गुट में जब शामिल नहीं था तो फिर यूएसएसआर की नीतियों को फॉलो क्यों करता था। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट है जो इसको आपको थोड़ा थोड़ा कर देंगे एक्सप्लेन, तो ऐसे में आप ये पॉइंट लिख देंगे और इसी 5 पॉइंट के आधार पर भारत की थोड़ी आलोचना की जाती है गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको मैंने 2 क्वेश्चन गुट निरपेक्षता में भी जो महत्वपूर्ण है ये हमने समझाने का प्रयास किया। आगे हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अब जो ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी किसकी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा जाता है, इसलिए तो इसको तीसरी दुनिया कहते हैं। ये अल्प विकसित देशों की एक दुनिया थी जो तीसरी दुनिया के नाम से जानी जाती थी। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती यह थी कि अपना आर्थिक विकास कैसे किया जाए। जो नए नए जो देश आज़ाद हुए हैं, इनके पास एक समस्या थी कि ये अपना विकास कैसे करें, किसी के साथ भी समस्या होती है, तो विकास करने की एक समस्या थी, और साथ ही अपने यहाँ से गरीबी को कैसे मिटाया जाए, इस पर इनका फोकस था। तो अब ये एक कोई नई व्यवस्था की तलाश में थे। बिना आर्थिक विकास के इन देशों के सामने यह खतरा मंडरा रहा था कि कहीं दोबारा हम गुलाम न हो जाएं। अगर विकास नहीं होगा तो निश्चित रूप से जिस उपनिवेश के माध्यम से हम आज़ाद हुए हैं, कल हम उसी के साथ क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इन महाशक्तियों का जिनके चंगुल से आज़ाद हुए हैं, यानी जिस महाशक्तियों से आज़ाद हुए हैं, अगर हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, हम इसी तरह से रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि भविष्य में हम मजबूर होकर उनके साथ लग जाएं और वहाँ पर हमारा फिर से गुलाम होना तय हो जाए। जैसे भारत भी तो अभी आज़ाद हुआ ही था 1947 में, और अगर विकास नहीं कर पाता तो क्या होता, किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ता। तो इसलिए ये नए नए जो देश थे, इनके सामने एक बहुत बड़ी ये समस्या थी। आगे हम लोग देखते हैं, उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। एक नया कंसेप्ट का जन्म हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो इन गरीब देश, ये नए नए स्वतंत्र देशों की मदद करता हो। अब वो क्या मदद करेगा, वही नया जो मदद हुआ ना, उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का नाम देंगे। ठीक है, जन्म हुआ और 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन अंकटेड में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब यूएनओ का ये सम्मेलन हुआ 1972 में, तो उसी में एक नई नीति रखी गई, प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देशों द्वारा नौ स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। देखिए वहां पर रखा गया, पहला पॉइंट क्या रखा गया कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों का शोषण ना करें, जिसके लिए विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई कि इनका विकास के लिए एक नया व्यापारिक नीति क्या होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई। यानी आपको मैं ये बता दूं इस तरह से
कि 9 स्वतंत्र देशों ने अपने लिए एक जो नई विचारधारा का विकास करने का प्रयास किया और इसकी बात यूएनओ में रखी, और यूएनओ ने जो एक डेवलपमेंट का काम किया, उसी प्रक्रिया को हम लोग नव आर्थिक व्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक, आप देखिए क्या क्या नीति एक किया जी, तो ये 4 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट याद रखिए। नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है। यही 4 पॉइंट हमेशा पूछा जाता है, इसके लिए ये 4 पॉइंट बेटा आप लोग याद कर लेना। अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो, उसका दोहन कोई और ना करें। देखिए पहला पॉइंट क्या किया, मतलब ये एक नियम बनाया गया 1972 के बाद कि जो अल्प विकसित देश हैं और उनके पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे तेल हो गया, खनिज तत्व हो गए, ये सब जो नियंत्रण है, उसके ऊपर किसी महाशक्ति का नियंत्रण न हो और उसका दोहन न किया जाए। ये इन चीज़ों का उपयोग ये अल्प विकसित देश ही स्वयं करेंगे, ये बात उसमें रखी गई। पहली चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इनका कोई दोहन ना करे। लेकिन फिर भी अगर दोहन भी नहीं करेंगे तो पैसा भी तो नहीं था। अब देखिए, अल्प विकसित देशों को की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक हो, इसमें दूसरा प्रस्ताव क्या रखा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं और इनके पास जो संसाधन है, इन संसाधनों को लेकर के इनकी पहुंच कहाँ तक हो, विकसित जो देश थे यूरोप के, वहां तक, यानी पश्चिम देशों के साथ हो, ताकि वे अपना सामान वहां ले जा करके बेच भी पाएं। तभी तो उन्हें पैसा मिलेगा और विकास होगा। अगर मान लीजिए वो पैसा अपने ही राष्ट्र में रखेंगे, अपने ही पास रखेंगे, तो विकास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो अल्प विकसित है, पैसा नहीं है। लेकिन इसमें कहा गया कि इन संसाधनों का नियंत्रण ये खुद करेंगे, अपने संसाधनों को खुद डेवलप करेंगे और ले जाकर के दूसरे पास बेचेंगे। जब वहाँ बेचेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो लाएंगे कहाँ, अपने देश में, और अपने देश में ला करके अपने देश का विकास करेंगे। इस प्रकार उस देश की तरक्की होगी। तो पहले तो उनको कहा गया कोई दूसरा कोई दोहन नहीं करेगा, और इनके लिए बाजार खोल दिया जाएगा। कहाँ के लिए, पश्चिम में। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी का लागत कम हो, यानी जो ये चीज़ मंगाएंगे अपने यहाँ विकास करने के लिए, जो टेक्नोलॉजी मंगाएंगे, उसकी क्या हो, लागत कम हो, यानी वो कम रेट पर इनको दिया जाए। एक तीसरी बात इसमें रखी गई। और चौथा क्या रखा गया कि अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ाई जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है, उनमें भी इनकी भूमिका को रखा जाए। इस प्रकार ये 4 चीज़ें 1972 के यूएनओ के सम्मेलन में प्रस्तुत की गई, और यही 4 चीज़ों को आगे जब बढ़ाया गया तो इन्हीं 4 चीज़ों को हमने क्या नाम दिया बाबू, तो आगे हमने नाम दिया इसको, जो हम लोग इस पॉइंट में पढ़ रहे हैं, क्या नाम दिया हमने इसमें, तो इसको हम लोग कहते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसी 4 नीति को हम लोग क्या कहते हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, क्या था, अगर थोड़ी सी और दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शीत युद्ध के दौर का सबसे लास्ट पॉइंट जो है भारत और शीत युद्ध। कि भारत और शीत युद्ध के बीच में क्या संबंध रहा, भारत शीत युद्ध के दौरान क्या नीति अपनाया, इस चीज को समझना है। ठीक है ना, बारीकी से पहले समझिए क्या कह रहा है कि भारत और शीत युद्ध, यानी शीत युद्ध तो चल ही रहा था और उसी शीत युद्ध के दौरान भारत आजाद भी हुआ था। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में क्या स्थिति बना, इन चीजों को ध्यान में रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। कितने स्तर पर जी, तो 2 स्तर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। एक तरफ, अब मतलब जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, भारत आजाद भी हुआ था, ऐसी स्थिति में इसने 2 तरह के रास्ते अपनाया। एक तरफ जहां भारत ने सजग और सचेत रूप से, मतलब बिल्कुल शांत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों से बिल्कुल अलग रखा। मैंने पहले ही कहा है अलग रखा, तो पहला काम क्या किया कि दोनों महाशक्ति से अपने आप को अलग रखा। वहीं दूसरी ओर भारत ने उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हुए नए नए जो राष्ट्र थे, उनको इन महाशक्तियों के खेमे में जाने से भी रोक करके रखा। यानी क्या किया, इसने 2 काम किया इस शीत युद्ध के दौर में। एक तो अपने आप को बिल्कुल अलग रखा शीत युद्ध से, और दूसरा उनका भी सपोर्ट किया, जो व्यक्ति नया नया आजाद हुआ था, उनको गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उन महाशक्तियों के चंगुल में जाने से रोक दिया। यानी अपना भी फायदा किया और उनके लिए भी साथ दिया शीत युद्ध में भारत ने। एक पॉइंट समझ में आ गया। इस प्रकार भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियता की थी। इस गुट
निरपेक्ष आंदोलन को लेकर के, या इसमें शीत युद्ध में ना ही नकारात्मक कोई थी कि हम कोई निगेटिव नहीं सोच रहा था किसी के बारे में, और ना ही किसी से निष्क्रिय भी था। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता की नीति कोई पलायन की नीति नहीं है कि हम आज अपनाए हैं कल चले जाएंगे, यह हमेशा के लिए। इन्होंने विश्व को बताया यह कोई पलायन की नीति नहीं है, बल्कि इसके विपरीत भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंदिता की जड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में भी था। उनका कहना था कि जो शीत युद्ध के दौरान जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, जो दोनों देशों के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उठाएगा और उसमें हस्तक्षेप करेगा और उसे शांत भी करने का प्रयास करेगा। भारत ने दोनों गुटों के बीच मतभेदों को भी कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार शीत युद्ध के दौर में भारत ने अपनी भूमिका निभाई। तो आप इस भारत की भूमिका को 2-3 स्तर पे देख सकते हैं। एक, अपने आप को बिल्कुल अलग रखना। दूसरा, उन 9 स्वतंत्र देशों को बचा करके रखना जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। साथ ही साथ दोनों महाशक्तियों के झगड़ों को बचाने का प्रयास करना, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना, और एक मध्यस्थता की भूमिका निभाना, जिसे आप कोरिया संकट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। यहीं पर हम लोगों ने आज इस बुक में जो भी एक एक पॉइंट था, पहला बुक जो शीत युद्ध का दौर था, एनसीईआरटी के बेस पर आधारित जो भी चीज़ें इसमें बनती थी, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आज कंप्लीट कर लिया। इसमें अब थोड़ी सी कुछ संधियां हैं जो हुई थी, इसको याद रखिएगा। कई बार इसके फुल फॉर्म या इसके बारे में डेट पूछ देता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है, वहीं से हमने लेकर के आपको लिखा है। जिसमें से एक संधि का नाम है LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये 5 अगस्त 1963 में हुआ था दोनों देशों के बीच में। एक साल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, 26 मई 1972 और 18 जून 1972 में हुआ था। एक है स्टार्ट, यानी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, 31 जुलाई 1991 और 3 जनवरी 1993 में हुआ था। NPT, परमाणु अप्रसार संधि, 1 जुलाई 1968 में हुआ था। ठीक है, ये 3 संधियां हैं, इसके माध्यम से हुई थी। आप इसे 4 संधियां याद रखिएगा, और ये कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूछ देता है। इसमें कुछ बताने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ। एनसीईआरटी के बुक में भी लास्ट में बिल्कुल एक पूरे कॉलम बना करके दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एक बार देख लेंगे और इसमें भी पढ़िएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोगों ने पूर्ण रूप से आज जा करके कंप्लीट कर लिया। आप इस वीडियो को, तीनों वीडियो को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको लगे, आप लोग वहाँ देखिएगा, और इस प्रकार से आपको टॉपिक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आप एक एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि 12वीं क्लास का जो एग्ज़ाम होता है वो कंपटीशन की तरह नहीं है, बिल्कुल अलग है। कंपटीशन में होता क्या है कि आपको 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके सामने ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को देख करके टिक लगाना होता है। लेकिन यहाँ बोर्ड के एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव देगा, लेकिन उसमें भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, यानी 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें से एक चूज रहता है। कुछ सत्य और असत्य वाले होते हैं, गलत सही, उसके लिए क्या चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप कथन कारण का क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको मिलाने वाले होते हैं, तो आपको कुछ याद होने चाहिए। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो कई तरह के होते हैं, उसमें 4-5 मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। इस प्रकार से उस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इस प्रकार चलिए आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और उसके माध्यम से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान गलत क्या है। अब आप ध्यान से मेरे नोट्स को पढ़िएगा, वीडियो को देखे होंगे तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच ही एक प्रतिस्पर्धा थी। बिल्कुल सही है, इसमें असत्य खोजना है। देखिए, जब भी क्वेश्चन कोई असत्य वाला मिले ना, यानी गलत करना हो, तो कभी भी पेपर में गलत को पहले टिक कर दीजिए, उसको आपसे सही ढूंढिए। अगर सही मिल गया तो लास्ट में गलत वाला ही गलत होगा। तो इसमें कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा था। बिल्कुल, शीत युद्ध तो प्रतिस्पर्धा ही था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। यह महाशक्ति के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, गलत नहीं है।
क्योंकि एक तरफ पूंजीवाद था तो दूसरी तरफ साम्यवाद था। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, ये सही बात है। अमेरिका भी पूरा परमाणु बम बना रहा था, सोवियत संघ भी कर रहा था, तो ये भी सही है। अब कह रहा कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। क्या युद्ध हुआ था? सीधे तौर पे छीट फूट युद्ध हुआ। हमने पढ़ा है कि मतलब छीट फूट 3-4 युद्ध हुआ। कोरिया संकट को ले लें, वियतनाम को ले लें, हम नाकेबंदी को ले लें, जर्मनी को ले लें, या कहिए कि क्यूबा मिसाइल संकट। लेकिन क्या युद्ध हुआ? युद्ध तो नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन गलत है। अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। ठीक, शामिल थे कह रहा है, इसमें होना चाहिए नहीं थे, इस प्रकार ये गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता, यानी उसका उद्देश्य क्या था उस पर प्रकाश नहीं डालता है। कह रहा है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना। बिल्कुल, जैसे जैसे जो स्वतंत्रवाद, जो उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, उनका पे अलग नीति थी। गुट निरपेक्षता की नीति तो यही थी। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये भी सही बात है। अगला कह रहा है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये यहाँ पर सत्य है। आगे कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं था। इस प्रकार उद्देश्य पर प्रकाश क्या नहीं डालता है? तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति। ये तटस्थ नहीं था, ये मैंने बताया ना आपको पीछे कि ये तटस्थ नहीं था। अगर तटस्थ होता तो बिल्कुल किसी में शामिल ही नहीं होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते ही नहीं कोरिया संकट में समझाने के लिए। तो इस प्रकार से ये तटस्थ नहीं था, तो ये इस पर प्रकाश नहीं डालता है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा कह रहा है कि नीचे महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने सही या गलत के चिन्ह लगेंगे। अब इसे कहने का मतलब ये था ना, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था क्वेश्चन कि महाशक्तियों ने छोटे छोटे संगठन बनाए थे। एक सीटो बनाया था, सेंटो बनाया था, नाटो बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। तो इनका उद्देश्य क्या था? कह रहा है कि गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। ये भी सही बात है। बताया था कि महाशक्तियां इसीलिए तो उनके अड्डे, उनके शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती थी, भू क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहती थी, इसीलिए उनके साथ गठबंधन बनाया। ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि सदस्य देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तर पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ये भी सही है कि अगर वो देश को अपने साथ मिलाएगा तो उसकी विचारधारा को फॉलो करना। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता तो इसे सभी देशों पर आक्रमण समझा जाता है। ये तो नाटो का उद्देश्य था, तो ये भी सही है। ठीक, तो इस प्रकार तीनों सही है। और महाशक्ति सभी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी? नहीं, 5 ही लोगों के पास तो था ही परमाणु शक्ति, उन्हीं 5 लोगों ने अपने पास रखा, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं था। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथा कि नीचे कुछ देशों की एक सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे गए वह शीत युद्ध के दौरान किस युद्ध में जुड़ा हुआ था, इसको लिखना है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने लिखा नहीं है, ये खुद आपको करना है। ठीक है, कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक डायग्राम बताया था, एक पीले कलर का, एक लाल कलर का। और उसके दौरान आप देखिए कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान किस युद्ध से जुड़ा हुआ था, कौन था। अगर इनमें से कोई भी देश, जैसे फ्रांस है, ये पीले कलर में था, तो निश्चित तौर पर ये अमेरिका के साथ था शीत युद्ध के दौरान। जापान, ये अगर मान लीजिए किधर था, तो ये आपको रेड कलर की तरफ था, तो निश्चित तौर में क्या था कि ये आपको उसके साथ जुड़ा होगा। इस प्रकार से उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, पोलैंड, नाइजीरिया, आप उस मैप में देखिएगा, वीडियो के मैप में देखिएगा, और मैप में देख करके वहाँ से आप इसको चूज कर लीजिएगा कि कौन व्यक्ति किसके साथ शामिल था या नहीं था। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है इसकी डिस्कस हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कई तरह के क्वेश्चन इसमें थे, कुछ सत्य पर आधारित भी थे क्वेश्चन, कुछ आपको उद्देश्य पर आधारित थे, कुछ गलत सही पे थे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अंक का प्रश्न है। ये मैंने आपको, आप लोग का एक सपोर्ट बुक मिलता है, उस सपोर्ट से हमने क्वेश्चन उठाया है और बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से घर बैठे कर पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जितना से जितना बेटा आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही आपके पकड़ उस सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ेगा, उस टॉपिक के ऊपर बढ़ेगा। और जब टॉपिक पर पकड़ मजबूत होगी तो बोर्ड के एग्जामिनेशन हॉल में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसका उत्तर देने में सफल रहोगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, अब देखिए इसमें गलत सही चुनना है। कह रहा है कि वाक्य को सही करके लिखे। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, लिखा रहेगा कि वाक्य को सही करें। अब क्या करना है सही जी? तो कह रहा है कि अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को लेकर के, अमेरिका पूंजीवादी देशों को लेकर के 1949 में वर्षा संधि की थी। आप बताइए क्या अमेरिका ने 1949 में वर्षा संधि की थी? नहीं ना, गलत है ये। यानी वाक्य को अब सही क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाटो लिखेंगे।
यानी नाटो को लेकर के, अब आपको याद होगा ना कि अप्रैल 1949 में नाटो को लेकर के अमेरिका ने पूंजीवादी देशों को एक संगठन बनाया था। तो आप यहाँ पे नाटो लिख देंगे वार्सा संधि को काट करके, और इसमें आपको मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा है शब्द विस्तार का, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते रहते हैं। एनपीटी और नाटो का शब्द विस्तार कीजिए, यानी इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो एनपीटी का फुल फॉर्म मैंने पीछे नोट्स बताया था, परमाणु अपसार संधि होता है, और नाटो यहीं पे ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दो क्वेश्चन हमने किया, दोनों का पैटर्न अलग। एक कह रहा है गलत सही चुनने के लिए, सही बनाने के लिए, दूसरा उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि किसी दो धुरी देशों के नाम लिखिए। अब देखिए मैं शुरू में ही आपको बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था वो दो गुटों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो उसमें से पूछ रहा है कि धुरी राष्ट्र के कौन कौन व्यक्ति थे। तो जर्मनी और इटली, क्वेश्चन नंबर दो ही पूछ रहा है तो जर्मनी और इटली हम लिख देंगे। तीन पूछता तो जापान भी लिखते, दो पूछ रहा है ये दोनों लिख देंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन कर रहा है ऐसे दो मित्र देशों के नाम बताएं जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ। अब देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन था जी, पहले ही मैंने बताया था आपको, अमेरिका था, फ्रांस था, सोवियत संघ था और ब्रिटेन था। ब्रिटेन और फ्रांस को हटा दीजिए, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ही तो शीत युद्ध हुआ था। तो यही तो है यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। यूएसएसआर और यूएसए दोनों लोग थे जो मित्र राष्ट्र के साथ थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। ये भी मैंने पीछे बता रखा है, हिरोशिमा और नागासाकी। एक के ऊपर 6 अगस्त, दूसरे पे 9 अगस्त। एक का नाम लिटिल बॉय, एक का नाम फैटमैन रखा गया था। अगला ही पूछ रहा है कि परमाणु बम के गुप्त नाम क्या थे। एक का नाम था लिटिल बॉय जो सेकंड था, फर्स्ट था, और फैटमैन पहले वाले का था। अब पूछ रहा है साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे ऊपर में पूछा था। तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे स्टैटिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क, और एक स्टार्ट्स का फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रेक्ट्री। ठीक है। अंकटेड का विस्तृत रूप लिखिए तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आप इसे उतार लीजिएगा आराम से। फुल फॉर्म मतलब ये भी आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि इसका फुल फॉर्म क्या पूछाता है, और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। अगला कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किन्हीं दो देशों एवं उनके नेताओं के नाम लिखिए। अब गुट निरपेक्ष में तो आपको पता है, गुट निरपेक्ष की स्थापना में अभी भी मैंने बताया इसी वीडियो में कौन कौन थे। भारत था, एक भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक यूगोस्लाविया भी था जिसका नेता जोसेफ ब्राज टिटो थे, और एक कौन था, मिस्र भी था जिसके गुलाब थे। तो इसमें दो ही पूछ रहा है, हम भारत और यूगोस्लाविया के बारे में लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट द्वारा क्यूबा में का तैनात करने का कारण था, किसके द्वारा और क्या तैनात करने का कारण था। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि क्यूबा का मिसाइल संकट यूएसएसआर द्वारा, सोवियत संघ था, उसके द्वारा क्यूबा में क्या, तो परमाणु मिसाइल को तैनात करने का कारण था। अगर यूएसएसआर क्यूबा में परमाणु मिसाइल अपना ले जाकर तैनात नहीं करता तो क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न ही नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों चीजें आप भर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और तरीका भी पता चला होगा कि कैसे हम बना रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी रिक्त ही है कि में उत्तर अटलांटिक संधि गठन की स्थापना थी। देखिए अभी सिर्फ बदल दिया है क्वेश्चन ना, पैटर्न वो कर दिया है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हिंदी हुआ। अब यही पूछ रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है कि अप्रैल 1949 में हुई थी, और शुरू में इसमें कितने सदस्य थे, तो ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि शुरू में इसमें 12 मेंबर थे, आगे चल करके और सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। इसलिए यहाँ पे अप्रैल 1949 और 12 आंसर कर देंगे। अगला पूछा कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, तो आज ही हमने चर्चा किया 25 थे, 5 तो मिलकर के उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन पहला जो बेलग्रेड में 1961 में जो स्थापित हुआ, जो सम्मेलन हुआ, कितने लोग थे, 25 लोगों ने वहाँ पे भाग लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा अलग हट करके है, किताब में ये क्वेश्चन की चर्चा कहीं नहीं की गई है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया इसमें कि अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी, तो 1787 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। अमेरिका की क्रांति एक अलग चीज पढ़नी है हम लोग को। गुट निरपेक्ष आंदोलन में
शामिल यूगोस्लाविया के नेता का नाम क्या था? पीछे भी हमने चर्चा किया था, वहाँ भी हमने गुटनिरपेक्ष के दौरान पढ़ा कि उसका नाम क्या था, जोसेफ ब्राज टीटो थे। तीसरी दुनिया से क्या मतलब है? तो तीसरी दुनिया का मतलब गुटनिरपेक्ष था। कल भी आप डायग्राम में देख लीजिए, मैंने एक पीले कलर में, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में बताया था। ग्रीन कलर वाले कौन थे? गुटनिरपेक्ष वाले थे, और वही गुटनिरपेक्ष वाले क्या कहलाए? तीसरी दुनिया के देश तराए, जिनको अल्प विकसित देश कहा जाता था। अब कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को लिखें। अब ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको अपनी कॉपी में सीधा सीधे लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में से 18 के बीच में हुआ था। हिरोशिमा पर बम 1945 में गिराया गया था, और वार्सा पट्टी 1955 में हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, उसके बाद नाटो की स्थापना, सॉरी, ये हिरोशिमा पर बम गिराना 1955 में था, ये हो जाएगा। फिर आपको नाटो की स्थापना, फिर वार्सा पट्टी, यानी 2, 3, 1 और 4 इसका क्रम सज जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध के युग में एक पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन का आनंद। पिछली हमने लिखा था ना, बताया था हमने पिछली वीडियो में, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि यूरोप से ही गठबंधन की शुरुआत हुई थी, और पूरा यूरोप जो था दो भागों में बट गया था, एक पश्चिमी गठबंधन और एक पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का नेता कौन था? नाटो था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, नाटो था। और पूर्वी गठबंधन का जो नेता था वो कौन था? वार्सा पैक्ट के रूप में हो रहा था। तो एक तरफ नाटो संगठन था और एक तरफ वार्सा पैक्ट था। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो मैंने फर्स्ट दिन जो वीडियो बताया था उसमें बताया था कि सोवियत संघ का उस समय नेता कौन था? निकिता क्रुश्चोव। अमेरिका का कौन था? जॉन कैनेडी था। और फिदेल कास्त्रो जो थे वो कहाँ पर थे? क्यूबा में थे। तो ये तीन लोगों को मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से बता रखा है, यहाँ भी आप उसको ध्यान से कर दीजिएगा। निकिता क्रुश्चोव थे। अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में लड़ा गया था। इसकी चर्चा अलग नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है, ये तो आप लोगों को नोट्स में बताया गया है कि इसकी चर्चा कब से कब तक हुई है। तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपका ये चैप्टर, जिसको शीत युद्ध का दौर कहते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग MCQ क्वेश्चन कहते हैं, और ये पैटर्न हमने देखने का प्रयास किया कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक नंबर में जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, जो आपके ही बुक NCERT और सपोर्ट से हमने उठाया था। आगे NCERT से भी क्वेश्चन कोई भी बनाइएगा, जो भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में या हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी लगे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला चैप्टर आज मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिएगा। आप खुद इसे लाइक कीजिएगा, उन्हें भी लाइक करने के लिए बोलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला वीडियो मैं जो आपको अपलोड करूं वो आपको तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। अगला वीडियो में 12वीं क्लास का, ये एक चैप्टर हो गया किसका? पॉलिटी का। अब मैं दूसरे बुक का दूसरा चीज़ मैं शुरू करूंगा, इसका नाम है इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर मैं उठाऊंगा, और उस पहले चैप्टर को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको लगे कि दोनों चीज़ें हमारी तैयारी अच्छी हो रही है और हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।